हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो सभी को दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम रीजनिंग का जो है वो प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है वो आपके डेली बेसिस पर अब 30 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 5 जून से जो है वो 23 जून तक चलने वाला है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आज से हमारे पास लगभग बच्चों 20 दिन का केवल समय बचा हुआ है एग्ज़ाम डेट तक। ठीक है, तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और सारे चैप्टर्स को जो है वो हमने यहाँ पर टच करते हुए क्वेश्चंस को रखा है। तो दोस्तों, पूरी क्लास में बने रहिएगा। 30 प्रश्न आपको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से मिलेंगे और ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है क्लास का। सबसे पहला प्रश्न बच्चे हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस से है। प्रश्न क्या कहता है कि रीता दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, उसके बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ जाती है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, उसके बाद 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो प्यारे बच्चे, आप सभी को यहाँ पर बताना है डायरेक्शन डिस्टेंस से जो है वो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बच्चे। उसका जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर होगा, उत्तर पूरब दिशा की ओर होगा, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होगा या फिर दक्षिण दिशा की ओर होगा। एक बार सभी बच्चे जरा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चे। तो देखिए प्यारे बच्चे, अगर ऐसा कहीं भी प्रश्न आपको दिखाई देता है यहाँ पर, जहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चे की डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर, यहाँ पर कहीं भी दूरी आपको नहीं दे रखी है, केवल और केवल एंगल जो है वो आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताया गया है कि रीता का जो मुख है बच्चे वो किस दिशा में है? आपका दक्षिण पूरब दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण पूरब दिशा में। प्यारे बच्चे, ये डायरेक्शन जब आप बनाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये जो डायरेक्शन होती है बच्चे वो कौन सी होती है? पूरब। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? पश्चिम। और ऊपर बच्चे क्या होता है? उत्तर। और नीचे ये डायरेक्शन कौन सी हो जाती है बच्चे? दक्षिण। तो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये जो है वो आपका क्या है बच्चे? दक्षिण है। अब आपसे कहा है कि जो रीता है बच्चे वो किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? दक्षिण, मतलब कहां पर बच्चे? दक्षिण पूरब दिशा की ओर। तो दक्षिण और पूरब के बीच की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी बच्चे? दक्षिण पूरब, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो मुंह करके खड़ी है। उसके बाद बोला है कि सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है। प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपसे बात करेगा दक्षिणाव्रत की या फिर आपसे बात करेगा बच्चे दाईं ओर, तो दाईं ओर और दक्षिणाव्रत, इन दोनों का मतलब जो है वो प्यारे बच्चे क्या होता है? क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना है। और वहीं अगर आपसे बात करता है बच्चे वामाव्रत या फिर अगर बच्चे हम बात करेंगे बाईं ओर, तो ध्यान रखना है कि बच्चे इसका मतलब जो है वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो है वो विपरीत दिशा में जो है वो आपको घूमना है। तो सबसे पहले देखो कितनी बार क्लॉकवाइज और कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बच्चे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहा है कि सबसे पहले 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, यानी कि क्लॉकवाइज जो है वो 135 डिग्री है, तो बच्चे 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज हो गया। फिर कहा है कि उसके बाद जो है वो 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है, तो बच्चे 90 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है, तो बच्चे फिर से 45 डिग्री का हो जाएगा? आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर बोला है कि 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है, तो बच्चे 135 डिग्री क्या हो जाएगा? वामाव्रत हो जाएगा। प्यारे साथी, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्यक्ति जो है आपका 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज मुड़ता है और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? जीरो। यानी कि जीरो रिजल्टेंट होगा, यानी कि मतलब है उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब है बच्चे यहाँ पर देखो कि अगर क्लॉकवाइज 135 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 135 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों में देखोगे कि डिफरेंस कितना है बच्चे? तो 90 और 45 का डिफरेंस कितना है? 45। और मान किसका अधिक है? एंटी क्लॉकवाइज का। किसका अधिक है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज का। तो हमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे कहां पर जो है वो कितना आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
जो अगर कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं और जिसका मान ज़्यादा होता है उस व्यक्ति को उतना ही वहाँ से घुमा देते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो बच्चे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका मुख कहाँ जाएगा बच्चे, पूरब की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चे, पूरब की ओर। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा सर, ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। हर एक प्रश्न को इतने शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे कि हर एक बच्चे को जो है वो बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा जो है ये आपका किससे है, ये है आपका रैंकिंग टेस्ट यानी कि ऑर्डर से। कह रहा है कि 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जतिन हरीश और शोभन के ठीक बीच में है। हरीश और शोभन आपस में अपना स्थान बदलने के बाद हरीश बाएं छोर से 10वें स्थान पर और शोभन दाएं छोर से 13वें स्थान पर आ जाते हैं, तो दाएं छोर से जतिन का स्थान क्या होगा। आपको बच्चे यहाँ पर क्या बताना है कि दाएं छोर से जो है वो जतिन का स्थान क्या होगा, आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। तो बच्चे एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका आंसर बताएंगे कि भाई जतिन का जो है वो दाएं छोर से स्थान क्या होगा बच्चे, 20वां होगा, 22वां होगा, 19वां होगा या फिर आपका 17वां होगा। तो बच्चे क्या आंसर होगा जरा एक बार सभी बच्चे बताएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। अगर बच्चे हम इस प्रश्न को देखेंगे तो 36 व्यक्तियों की पंक्ति है, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या जो है वो इसमें कितनी है बच्चे, 36 यानी कि 36। फिर आपसे कहा है कि जो जतिन है ना, जो बच्चा जतिन है ये किसके बीच में बैठा हुआ है, ये हरीश और शोभन इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। और आपसे ये कहा है कि हरीश और शोभन जब अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बदलने के बाद में हरीश जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर और शोभन दाएं छोर से जो है आपका 13वें स्थान पर आ जाता है। तो बच्चे राइट और लेफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे हमारा राइट जो होता है वो इसका क्या होगा, राइट, हमारा लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। तो क्या बोला है कि जब इन्होंने अपना स्थान परिवर्तित किया तो बदलने के बाद हरीश बाएं छोर से जो है वो 10वें स्थान पर, यानी कि हरीश जो है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर आ जाएगा बच्चे, हरीश जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाएगा। और शोभन जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा, तो प्यारे बच्चे शोभन जो है वो बाएं छोर से 13वें स्थान पर होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो इनके बीच में बैठा हुआ है भाई जतिन। इनके बीच में कौन बैठा हुआ है बच्चे, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में बैठा हुआ है जतिन। अब जरा एक बात बताओ कि अगर यहां से यहां तक व्यक्ति कितने बैठे हैं, 10, और यहां से यहां तक व्यक्ति कितने बैठे हैं, 13, तो टोटल यहां से यहां तक कितने व्यक्ति आपको पता लग गए बच्चे, 10 और 13 कितने हो गए आपके, 23। कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, 23 व्यक्ति जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहां से यहां तक कितने हैं, 10, और यहां से यहां तक कितने हैं, 13। तो बीच में कितने व्यक्ति बचेंगे बच्चे, तो बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है वो 36 में से 13 को माइनस करें, 23 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 13। यानी कि बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 13। और अगर बीच में 13 व्यक्ति होंगे तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 6 व्यक्ति यहां पर होंगे, 6 व्यक्ति यहां पर होंगे, और ये इधर से बीच में, इधर से भी 7वां और इधर से भी 7वां। तो 6 और 6 इनके इधर आ जाएंगे और 7वां कौन हो जाएगा, आपका जतिन हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि दाएं छोर से जतिन का स्थान बताओ। तो बच्चे यहां से यहां तक कितना है, 13, और प्लस 6 लोग और बैठे हुए हैं तो 13 प्लस 6 हो जाएगा, और साथ में अगर बात करेंगे तो एक जतिन हो जाएगा, यानी कि 19 और एक कितना हो जाएगा बच्चे, 20वां स्थान जो है वो बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा तीसरा प्रश्न वेन डायग्राम से है बच्चों प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, महिलाएं और नौकरी पेशा और माताओं इनके बीच में जो है वो क्या बनाना है, आपको वेन आरेख बनाना है। तो देखो बच्चे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊं, सबसे पहले यहाँ पर देखो लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप महिलाओं और माताओं के बीच में वेन आरेख बनाओगे तो क्या जितनी महिलाएं होती हैं वो सभी की सभी माताएं होती हैं, तो जितनी महिलाएं होती हैं वो सभी माताएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी माताएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं।
इसका मतलब है कि महिला और माता के बीच में जो वेन आरेख बनेगा प्यारे बच्चे, वो कैसा बनेगा? यानी कि अंदर क्या आ जाएंगी? आपकी माताएं आ जाएंगी, और इसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएंगी? आपकी महिलाएं आ जाएंगी। इसके ऊपर क्या आ जाएंगी? महिलाएं आ जाएंगी। तो जितनी माताएं होती हैं बच्चे, वो सभी क्या होती हैं? आपकी महिलाएं होती हैं। इसलिए वेन आरेख ऐसा बनेगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि जितनी महिलाएं होती हैं वो सभी क्या नौकरी पेशा वाली होती हैं? यानी क्या सभी नौकरी करती हैं? तो आप कहोगे नहीं भैया, जितनी महिलाएं होती हैं वो सभी नौकरी पेशा वाली नहीं होती हैं। और जितने नौकरी पेशा वाले होते हैं, क्या सभी महिलाएं होती हैं? तो ऐसा भी नहीं है। कुछ नौकरी पेशा वाली महिलाएं होती हैं, कुछ नौकरी पेशा वाले पुरुष होते हैं। इसका मतलब है इन दोनों के बीच कुछ का रिलेशन बनेगा, ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा। फिर बताओ, अगर नौकरी पेशा वाली क्या सारी माताएं होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं वो माताएं ही हों, या जो नौकरी पेशा वाले हैं वो सभी क्या हों? माताएं हों। दूसरा है कि जितनी माताएं होती हैं क्या वो सभी नौकरी पेशा वाली होती हैं? ऐसा नहीं होता है कि जितनी माताएं हैं वो सभी नौकरी पेशा वाली हों। तो कुछ माताएं जो है वो नौकरी पेशा वाली होती हैं। इसका मतलब है दोनों के बीच में काहे का रिलेशन बनेगा? सम का। इसका मतलब है दोनों से सम का रिलेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी? आपकी नौकरी पेशा वाली। ये क्या हो जाएंगी बच्चे? नौकरी पेशा वाली। इसका मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, जरा उसको भी आप लोग इस क्वेश्चन के लिए समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? आपकी महिलाएं। यहाँ पर क्या है बच्चे? महिलाएं। यहाँ पर जो है वो आपके कौन हो जाते हैं? नौकरी पेशा वाले। और यहाँ पर बच्चे कौन हो जाती हैं? आपकी माताएं। यहाँ पर कौन हो जाती हैं? माताएं। अब अगर मैं आपसे बात करूं, क्या महिलाओं और नौकरी पेशा वालों के बीच में किसका रिलेशन बनेगा? तो आप देखेंगे कुछ महिलाएं नौकरी पेशा वाली होती हैं और कुछ नौकरी पेशा वाली महिलाएं होती हैं। यानी दोनों तरफ से सम का रिलेशन बनेगा। कुछ नौकरी पेशा वाली माताएं होती हैं और कुछ माताएं नौकरी पेशा वाली होती हैं, तो यहां से भी दोनों के बीच क्या बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा। बट अगर हम निकालें कि महिलाएं और माताओं के बीच में, तो सारी महिलाएं क्या माताएं होती हैं? नहीं। लेकिन जितनी महिलाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? माताएं। इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? जिसमें दो सम और एक ऑल होगा। मेरे भाई यहाँ पर दो ऑल है, मतलब आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक ऑल है लेकिन एक नन भी है, हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ देखो दो ऑल दे रखे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहां पर देखो एक ऑल है और दो क्या है? सम है। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो। तो ऐसे लॉजिक लगा लो, बनाकर देख लो, या फिर ये इस तरीके से कर लो, दोनों से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के साथ बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि एक टेबल है, उस टेबल पर जो है वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। तो एफ का स्थान क्या होगा? आपको बच्चे यहाँ पर आंसर करना है। और ये जो है बच्चे आपका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। आंसर बताएंगे बच्चे क्या होगा इस प्रश्न का, एक बार आप लोग खुद से सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर बच्चे ये जो है ना, ये है आपका सेंटर से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, इस बात का ध्यान रखना। देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, जैसे मान लो मैंने ये कोई गोल मेज हो गई, इस गोल मेज से सेंटर की तरफ अगर कोई व्यक्ति मुंह करके बैठता है ना प्यारे बच्चे, अगर कोई व्यक्ति सेंटर की तरफ मुंह करके बैठता है, तो क्या होता है कि जो हमारा बच्चे ये राइट होता है, तो इसका भी राइट क्या है? इस साइड में इसका क्या होता है? राइट होता है। और इस साइड में इसका क्या होता है? लेफ्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति सेंटर की तरफ मुंह करके बैठता है तो इधर इसका राइट हो जाता है और इधर इसका लेफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठता है तो बच्चे इसका उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? इसका राइट। मतलब इधर से जाएंगे तो राइट होगा, इधर से जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब देखो गोल मेज में कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चे? 7 लोग जो है वो आपके बैठे हुए हैं, और सेंटर से जो है वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 7 के सातों जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। क्या कह रहा है आपसे? जरा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है
कि सी जो है ना, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं। तो सबसे पहले आप किसको बैठा लो, ए को बैठा लो। अब ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। तो बच्चे इसका बायां किधर होगा, जब सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो बायां इधर ही तो होता है, मैंने आपको बताया अभी, बायां इधर होगा। इसके बाएं दूसरा जो है वो कौन बैठा है, पहला और दूसरा कौन बैठा है बच्चे, सी। सी जो है वो ए के बाएं दूसरा बैठा है। लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। और डी के ठीक दाएं बैठा है, अगर मैं डी, अब ठीक दाएं बैठा है इसका मतलब डी या तो यहां आएगा या यहां आएगा। लेकिन दाएं बैठा है, अगर डी को यहां बैठा लोगे तो डी के ये ठीक बाएं हो जाएगा। बच्चे डी को कहां बैठालना पड़ेगा, यहां, तभी तो ये डी के ठीक दाएं आएगा। फिर उसके बाद क्या है, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब बच्चे ए का दायां किधर है, इस साइड में, मैंने आपको बताया सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हो तो राइट इधर होता है। तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा हो जाएगा। यानी कि बी जो है वो बच्चे क्या हो जाएगा, ए के दाएं तीसरे स्थान। बोला है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। जी और ई जो है क्या है, उनके बीच में बैठे हैं। तो एफ के बैठने का स्थान क्या होगा, तो एफ के बैठने का स्थान क्या होगा। अब जी यहां हो सकता है, ई यहां हो सकता है, या जी यहां हो जाए और ई यहां हो जाए। इसका हमें स्थान क्लियर नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। बट आपसे पूछा क्या है, एफ बचा कौन है, एफ। तो एफ जो है वो कहां आ जाएगा, यहां पर। आपसे पूछा है कि एफ का स्थान क्या है। तो क्या बच्चे सी और डी के बीच में एफ बैठा है, नहीं बैठा, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ए के दाएं बैठा हुआ है बच्चे। अब देखो ये क्या है, ए के बाएं, क्योंकि इधर जाते हैं तो क्या होता है लेफ्ट, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ए के बाएं नहीं है, दाएं नहीं है बच्चे, क्या है, ए के बाएं बैठा हुआ है। सी के दाएं बैठा हुआ है तो बच्चे सी ऐसे राइट नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब है कि सी के दाएं बैठा हुआ है। डी के क्या बाएं बैठा हुआ है, तो बच्चे डी से बहुत दूर है, इसका मतलब डी के बाएं नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बनेगा बच्चे, सी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगले बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये इनइक्वालिटी का प्रश्न है, असमानता का प्रश्न है। इसमें एक कथन आपको दिया जाता है, उसके बाद में 3 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अनुसरण करता है। तो प्यारे बच्चे आंसर देने की आप लोग एक बार कोशिश करेंगे, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखना प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, इसकी 2 फैमिली आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है ग्रेटर देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू। इसी की बच्चे दूसरी फैमिली होती है लेस देन इक्वल टू, या फिर आपका जो है वो इक्वल टू। ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं कि कभी भी, देखो सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी इसे दी जाएगी, सेकंड नंबर पर इसे, और थर्ड नंबर पर इसे। मान लो कि अगर कभी भी हमको साइन किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो हमेशा इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, ग्रेटर देन का बनेगा। अगर ग्रेटर देन है तो आंसर ग्रेटर देन में ही बनेगा। अगर बच्चे हमको यहां पर इस तरीके से कुछ साइन देखने को मिल जाते हैं, तो यहां पर आंसर देखो, अब ग्रेटर देन नहीं है तो क्या है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। अगर हमें बच्चा कभी भी ऐसे, और इक्वल टू का आंसर हमेशा तभी बनेगा जब बच्चे सारे के सारे क्या होंगे, आपके इक्वल टू होंगे। मान लो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन आ जाएगा, और फिर इसके बाद में अगला क्या हो, इक्वल टू। तो अगर इनके कहीं भी बीच में आपको ग्रेटर देन दिख जाए तो हमेशा आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन में ही होता है। और इसी तरीके से बच्चे आपका लेस देन का उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर लेस देन होगा तो आंसर लेस देन में बनेगा, अगर वो नहीं होगा तो लेस देन इक्वल टू में बनेगा, और अगर बराबर है तो बराबर में बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार से एक चीज और बता दें कि यहाँ पर या तो की स्थिति भी बन जाती है, और या तो की कंडीशन जो है वो बच्चे कब बन जाती है, या तो की कंडीशन कब बन जाती है, जब आपके दोनों जो है वो निष्कर्ष क्या हो बच्चे, दिए हुए दोनों निष्कर्ष जो है वो क्या हो बच्चे, गलत हो। दूसरा, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो क्या हो बच्चे, सेम हो। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर ये वाला साइन आपको मिलता है
तो या तो की कंडीशन किन दो के बीच में बनेगी, तो या तो की कंडीशन या तो ग्रेटर देन में बनेगी या इक्वल टू के बीच बनेगी। अगर लेस देन इक्वल टू मिलता है तो या तो की कंडीशन लेस देन या इक्वल टू में बनेगी, जैसा कि आप अभी इस प्रश्न के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखो यहां पर बच्चे क्या है, आपको पी से टी पर जाना है। जब पी से टी पर जाएंगे तो पी से टी पर जाने पर देखो कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। क्या यहाँ कहीं पे ग्रेटर देन है? मैंने आपसे कहा था अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन में बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भाई ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि पहला वाला जो है वो क्या होगा बच्चे, गलत होगा। फिर इक्वल टू, पी से टी पर देखो जाएंगे, अगर पी से टी पर जाने पर बच्चे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। तो यहां भी क्या इक्वल टू में रिजल्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अच्छा, एस से आर पर जाएंगे। अब देखो एस से आर पर आओ, उल्टा आना, एस से आर पर आना है तो बच्चे साइन कौन कौन सा मिलेगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। अब ये मत समझना कि सर ये साइन कैसा है, लेस देन का है। भाई आप अगर आर से एस पर जाते ना तो ये साइन लेस देन का होता, लेकिन आप एस से आर पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा बच्चे तो ये देखो, अब यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चा, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सी तो आंसर होगा नहीं, आंसर आपका ए वाला बन सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जल्दबाजी में आंसर ए दे देंगे। लेकिन आप यहां पर एक बार तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे। तीसरे ऑप्शन में बच्चे यहां पर या तो के, अगर किसी भी सवाल में ऑप्शंस में या तो की कंडीशन दे रखी है तो आप ध्यान रखना कि आप देखेंगे कि कहीं सवाल में या तो की कंडीशन तो नहीं लग रही है, वरना आप जल्दबाजी में आंसर करेंगे और आपका आंसर गलत हो सकता है। तो प्यारे बच्चे देखो यहां पर क्या है, आप देख रहे हो ये दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। सॉरी, निष्कर्ष क्या है, गलत। और मैंने कहा दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे, गलत। दोनों के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम है। दोनों के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच या तो की कंडीशन लग जाएगी। और बच्चे ये बन रहा है P इज ग्रेटर देन, इक्वल टू 2। और इसका मतलब है एक दे रखा है P इज ग्रेटर देन T, या फिर दे रखा है P इज इक्वल टू T। P इज इक्वल टू T। भाई अगर मैं इन दोनों के बीच में इस ऑब्जेक्ट से रिलेशन निकालूं P और T के बीच में, तो मुझे यही तो मिलेगा। अब एक ऑप्शन में कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन T होगा और एक ऑप्शन में कह रहा है P इज इक्वल टू T होगा। तो या तो ग्रेटर देन T होगा या फिर क्या होगा, इक्वल टू T होगा। तो इसमें से आंसर हमारा या तो की कंडीशन भी बनेगी फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। फर्स्ट और सेकंड में या तो की कंडीशन बनेगी और तीसरा अनुसरण करता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा बच्चे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा बच्चे, एकदम करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और हमने बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। छठा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका। यदि यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यंजन का मान जो है वो क्या होगा। तो देखो बच्चे ये 17 हो जाएगा। सी किसको दर्शाता है, आपका घटाव को, यानी कि माइनस हो जाएगा। 12 आ जाएगा। ए किसको दर्शाता है बच्चे, जोड़ को, यानी कि प्लस आ जाएगा। इसके बाद बच्चे ब्रेकेट है आपका, 6 हो जाएगा। बी किसको दर्शाता है, गुणा को, और 4 हो जाएगा। इसके बाद बच्चे डी है, डी किसको दर्शाता है, भाग को, और 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद ए जो है वो किसको दर्शाता है, जोड़ को, यानी कि प्लस 15, और डी किसको दर्शाता है, भाग। इस व्यंजक का मान जो है वो आपको निकालना है। देखो आप इसको भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 3। यहां से आप देखो 6 चौक 24, 24 को 8 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 3। अब देखो यहां पर है 17 माइनस का 12 प्लस यहां से कितना आएगा, यानी कि अगर आप यहां से यहां तक का मान निकालोगे तो 6 चौक 24, 8 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 6, 3 और 3 6, और 6 17 कितना होगा, 23, और 23 में से 12 को माइनस करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 11। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा अक्षर समूह पहले वाले से है।
तो बच्चे देखो यहां पर कहा गया है कि अगर हम लोग रेस्ट को एस सी टी और आर से लिखें तो बताना है बच्चे कि बी ई एस टी को किससे लिखा जाएगा। तो बच्चे आप लोग आंसर करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, आप लोग जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखो बच्चे आर से हम सबसे पहले इसमें फॉरवर्ड कोडिंग ही लगाएंगे। इसमें देखो आर से क्या हो रहा है एस, आर से एस, ये 18 पर होता है, ये 19 पर है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 1। ई से सी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है माइनस का 2। एस से टी यानी कि 19 से 20 हो रहा है, इसका मतलब प्लस का 1। और टी से आर हो रहा है यानी कि 20 से 18, इसका मतलब माइनस का 2। तो यहाँ पर बच्चे क्या लग रहा है प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2, यही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो जब प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा सी, और पहले ऑप्शन में सी, इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। माइनस का 2 करेंगे, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 करने पर क्या आएगा सी, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर बच्चे इसमें क्या करेंगे प्लस का 1, एस से प्लस का 1 करेंगे तो एस के बाद क्या आता है टी, इसका मतलब है बच्चे ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें बच्चे टी में से माइनस करेंगे 2 और माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आर, यानी कि सी सी टी आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चे, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी की माँ ए है, और ए एंड बी का अर्थ है बी की पत्नी ए है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना बच्चे, ये जो कथन दे रखा है, इस कथन के अनुसार जो है वो कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य होगा और कौन सा जो है वो मतलब इसमें था ना कौन सा असत्य सत्य नहीं होगा, यानी कि कौन सा असत्य होगा, ये बताना है आप। तो देखिए चलिए इसका हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं एक बार बच्चे में इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। एम एट द रेट आर, और एट द रेट का मतलब देखो क्या है, बी की माँ ए है, इसका मतलब है आर की माँ कौन हो जाएगी एम, आर की जो माँ है वो कौन हो जाएगी प्यारे बच्चे एम, आर की माँ जो है वो कौन हो जाएगी एम। फिर बोला है आर परसेंटेज के, तो परसेंटेज की बात कर रहा है, और परसेंटेज का मतलब क्या है बी की बहन ए है, इसका मतलब के की बहन कौन हो जाएगी आर, तो के की जो बहन है वो कौन हो जाएगी बच्चे आर। फिर है के हैशटैग जी, और हैशटैग का मतलब क्या है बी का बेटा ए है, इसका मतलब जी का बेटा कौन है के। अब जी का बेटा है कौन के, अब देखो ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है और ये इसकी माँ है, और जी का भी बेटा कौन है के। अब ये इसकी बहन है, ये इसकी माँ है, तो ये इसकी भी माँ होगी, और इसका भी ये बेटा है, इसका मतलब ये कौन बनेगा इसका पिता, और अगर पिता होगा तो एम और जी आपस में कौन होंगे पति और पत्नी। इसके बाद एन जी और एन में देखेंगे हैशटैग लगा हुआ है, बी का बेटा कौन है ए, अगर बी का बेटा ए है इसका मतलब एन का बेटा कौन हो जाएगा जी, एन का बेटा कौन हो जाएगा जी, तो एन का बेटा जी बना दिया। और लास्ट में देखो क्या है एंड टी, और एंड का मतलब क्या है बच्चे, एंड का मतलब है बी की पत्नी कौन है ए, इसका मतलब टी की पत्नी कौन है एन, तो टी की पत्नी बना दी कौन एन, तो टी कौन हो गया पति। इसका मतलब ये बनेगा बच्चे आपका एक फैमिली ट्री। अब इसके आधार पर जो है वो आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। आर जी की बेटी है, देखो आर जी की बेटी है, अगर आर एम की बेटी है तो जी की भी बेटी होगी, इसका मतलब पहला वाला सही है। एम के की माँ है, एम जो है वो के की माँ है, अगर आर की माँ एम है और के और आर और के भाई बहन है, इसका मतलब के की भी माँ कौन होगी एम। टी एम का दादा है, टी जो है वो क्या एम का दादा है, टी जो है वो क्या एम का दादा है, ये कौन है पति पत्नी और ये कौन है इसके पिता, तो टी एम का दादा नहीं बनेगा, टी एम का कौन बनेगा बच्चे ससुर होगा, टी एम का कौन होगा प्यारे बच्चे ससुर बन सकता है, दादा नहीं बन सकता है, इसका मतलब यही वाला असत्य होगा, और ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी ही बच्चे हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कोडिंग डिकोडिंग से है बच्चे, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर क्राउड को ये लिखा जाए और ट्रिक्स को ये लिखा जाए तो कोडित किया जाए, तो FRUGAL को किस भाषा में जो है वो कोडित करेंगे, किस भाषा में जो है वो आपका कोडित करेंगे। तो बच्चे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CRODIT
OW और D। क्राउड को जो है बच्चे क्या लिखा जाता है? क्राउड को आपका लिखा जाता है बच्चे 23, 41, 59 और 24। 23, 41, 59 और 24। तो देखो बच्चे, अगर मैं सी की बात करता हूं, सी कितने पर आता है? अब यहां पर देखो लेटर कितने हैं? लेटर हैं 5 और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं ना कहीं एक लेटर के लिए अधिक अंक भी प्रयुक्त हुए होंगे। अगर बच्चा मैं यहां पर एक चीज आपसे कहूं कि जरा ये देखो, ये 23 हमें प्रतीत हो रहा है ना, 23। 23 हम किसके लिए लिखते हैं? डब्लू के लिए। और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। ये जो 24 हमें दिख रहा है, 24, 24 किसके लिए लिखते हैं? एक्स के लिए। और सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। डब्लू का अपोजिट क्या होता है? डी। और डी के लिए 4 लिखते हैं, इसका मतलब ये अपोजिट हो जाएगा। और आर का अपोजिट क्या होता है बच्चे? आर की बात करेंगे तो आर का जो अपोजिट है वो बच्चे क्या हो जाएगा आपका? आई। और आई कितने पर आता है? 9 पर। और ये लिखा हुआ है 15, 15 का मतलब क्या हो गया? ओ। अब आप कहेंगे सर ओ का तो अपोजिट होता है क्या? एल। एल 12 पर होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ, ये चारों के चारों क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब कंसोनेंट यानी कि व्यंजन है। और ये ओ जो है वो क्या है बच्चे? बॉबिल है। ओ जो है वो क्या है? बॉबिल है। इसका मतलब है ओ की जगह पर, बॉबिल की जगह पर हमने 15 ही रखा है। जैसे कि इसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं, TRHIC और के। यहां पर क्या है बच्चे? 16, 24, 91, 99 और 7। जब आप इसको चेक करोगे, देखो टी का अपोजिट जी होता है, जी के लिए कितना आ गया? 7। आर का अपोजिट आई होता है, आई के लिए कितना आ गया? 9। के का अपोजिट बच्चे क्या होता है? पी। पी के लिए कितना आ गया? 16। सी का अपोजिट एक्स, एक्स के लिए कितना आ गया आपका बच्चे? एक्स के लिए 24। इसके बाद आई की बात करेंगे तो आई के लिए 9। और एच का अपोजिट एस, एस के लिए कितना आ गया? 19। तो यहां पर जो बॉबिल है उसके लिए बच्चे क्या किया जा रहा है? बॉबिल के लिए हम सेम लिख दे रहे हैं, और कंसोनेंट के लिए अपोजिट लेटर का जो है वो नंबर यहां पर लिख दे रहे हैं। तो हमसे किसका पूछा है बच्चे? हमसे पूछा है आपका FRUGAL। ठीक। तो इसका मतलब है एल का अपोजिट क्या होगा? एल का अपोजिट ओ। ओ के लिए कितना लिखेंगे? 15। तो 15 देखो ना इसमें है ना इसमें है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। यू के लिए कितना आएगा बच्चे? 21। तो 21 यहां पर होगा, 15 यहां पर होगा। देखो दो, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 91, इसका मतलब ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। सारे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बच्चे, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। 10वां देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 से 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3, 4 किसी न किसी रूप से समान हैं, और जबकि शेष एक जो है वो अलग है, तो उस विकल्प को चुनिए जो कि बाकी से अलग है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट का जो है वो बच्चे ये प्रश्न है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आप जरा इसके लेटर्स को जोड़िएगा। 1 + 6 + 2 बराबर कितना आता है बच्चे? 6, 2 8 और 1 9 बराबर कितना हो जाता है? 9। इसके बच्चे जोड़ेंगे 3 + 4 + 1 बराबर कितना होगा? 3 4 7 और ये कितना आ जाएगा? 8। 3 + 2 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाता है? 9। यहां पर बच्चे इसको जोड़ेंगे तो 1 + 8 + 3 बराबर कितना होता है? 4। क्या होता है? नहीं। इसका मतलब ये जो शुरुआत के 3 लेटर का योग जो है वो चौथे लेटर के बराबर हमारा आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये बच्चे है आपका प्रश्न न्याय निगमन यानी कि कथन निष्कर्ष का है बच्चे। कह रहे कि कुछ पेंसिल पेन है, सभी पेन पेपर्स हैं, सभी पेंसिल कलर्स हैं। तो आपको 3 निष्कर्ष बताने हैं कि सभी कलर्स पेन हैं, कुछ कलर्स पेंसिल हैं, कुछ पेपर्स क्या है? पेन है। तो इसका आंसर जो है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कुछ पेंसिल पेन है, अगर कुछ पेंसिल जो है वो पेन है, तो बच्चे ये पेंसिल हो गई और ये क्या हो गए? पेन। ये पेन हो गए आपके, और ये क्या हो गई बच्चे? पेंसिल हो गई। कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। इसके बाद दूसरा बच्चे क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सभी पेन पेपर्स हैं, यानी जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी क्या है बच्चे? पेपर्स हैं। सभी के सभी पेन क्या है बच्चे? पेपर्स हैं। और फिर कह रहा है कि सभी पेंसिल कलर्स हैं।
सभी पेंसिल यानी कि जितनी भी पेंसिल हैं बच्चे वो सभी की सभी क्या है, कलर्स हैं। तो सभी पेंसिल जो है वो क्या है प्यारे बच्चे, कलर्स हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बन करके आएगा। और अब आपको आंसर बताना है कि सभी कलर्स पेन हैं क्या बच्चे, सभी कलर्स पेन हो सकते हैं? तो भैया सभी कलर्स कभी भी पेन नहीं हो सकते हैं, कुछ कलर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। तो सभी कलर्स पेन नहीं हो सकते, इसका मतलब पहला गलत है। कुछ कह रहे कुछ कलर्स पेंसिल हैं, अगर सभी पेंसिल कलर्स हैं इसका मतलब है कुछ कलर्स जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ कलर्स भी क्या होंगे, पेंसिल। इसका मतलब है दूसरा सही होगा। कुछ पेपर्स पेन हैं, तो क्या कुछ पेपर्स पेन होंगे, बिल्कुल बात है भैया, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ सही होता है, इसका मतलब दोनों सही होंगे। तो सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका मतलब है बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखो, एक पासे की तीन स्थितियां जो हैं वो दर्शाई गई हैं, तो आपको बताना है कि एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो प्यारे बच्चे आप सभी ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी पासे में दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाएं, यानी कि तीन या चार स्थितियां दर्शाई जाएं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप किन्हीं दो ऐसे पासों को चुनेंगे जिसमें केवल और केवल एक सरफेस कॉमन हो। ध्यान रखना है जब पासे की कभी भी दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाएं, जैसे तीन या चार, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे पासे की ऐसी दो स्थितियां चुननी है जिनके अंदर केवल एक सरफेस कॉमन मिले। अब देखो यहाँ वन, और अगर हम पहली दूसरी स्थिति को देखेंगे तो यहाँ वन और टू कॉमन है, यहाँ भी वन टू है, इसका मतलब यहाँ दो सतह कॉमन है। अगर हम दूसरी तीसरी को देखेंगे तो देखो यहाँ टू और फाइव है, यहाँ भी फाइव और टू है, इसका मतलब है यहाँ भी दो सतह कॉमन है। बट पहली और तीसरी देखेंगे तो यहाँ देखो टू है, यहाँ टू है, बाकी दोनों सतह अपनी अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूंगा, हम पहली और तीसरी वाली को जी है वो क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे। और जब कभी भी आपकी एक सतह कॉमन हो तो प्यारे बच्चे क्या करना है, उस सतह से जो है वो क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है दोनों डाइस को। देखिए बच्चे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर दो के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर बच्चे दो के बाद में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर दो के बाद तीन और तीन के बाद एक आएगा। यहाँ पर देखो दो के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर दो के बाद पांच आएगा और पांच के बाद क्या आएगा, छह। अब जो जिसके नीचे होता है वो उसकी ही अपोजिट सतह हो जाती है। इसका मतलब दो का अपोजिट क्या होगा, चार, तीन का अपोजिट पांच और एक का अपोजिट क्या होगा, छह। तो बच्चे एक के अपोजिट पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे आप लोग बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बच्चे कि जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, ऐसे हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो इस प्रश्न में। तो बच्चे इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप ये लेटर लिख लो, MEDITATIO और N, यानी कि मेडिटेशन। ठीक है, और सबसे पहला काम होता है बच्चे कि आप लोग इसके जो लेटर है ना, इनके ऊपर इनके नंबर लिख दो। 13 और ई के बाद क्या है बच्चे 5, D4, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है, I 9 पर आता है, O 15 पर आता है और N किस पर आता है बच्चे, 14 पर आता है। इनके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके नंबर्स लिख देते हैं। अब बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जैसे देखो मैं आपसे कहूं A, B और C, A का नंबर 1 है, B का 2 है, C का 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 2, लेकिन बीच में लेटर कितना है, 1। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे A और F, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके नंबर्स के बीच में, तो 1 है और ये 6 है, तो अंतर कितना है, 5। तो बीच में लेटर कितने होंगे, 4। देखो भैया B, C, D और E, ये चीज ध्यान रखनी है।
अब मैं आपसे कहूं कि भैया C और H इनके बीच में नंबर्स में कितना अंतर है, तो ये 3 पर है, ये 8 पर है। इसका मतलब है अंतर बीच का कितना है 5, तो बीच में लेटर कितने होंगे 4। इसका मतलब D, E, F और G। ठीक, तो इसी आधार पर हम देखते हैं और कभी भी गलती ना होने के चांसेस हमारे इसमें बने रहते हैं बच्चे। देखिए अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर क्या 13 से 5 का अंतर देखेंगे कितना 8, बीच में का 7 लेटर है नहीं। फिर 13 से 4 9, बहुत अंतर है। फिर 13 से 9 4, बीच में 3 लेटर होने चाहिए, क्या ऐसा है नहीं। 13 से 20 7, बीच में 6 लेटर होने चाहिए, नहीं है। 13 से 1 नहीं होगा। 13 से 20 देखेंगे तो 7 अंतर आएगा, बीच में लेटर कितने होने चाहिए 6, लेकिन कितने हैं 5। तो 13 से 9 4, वो भी नहीं बनेगा। 13 से 15, 13 से 14, ये भी नहीं बनेगा। तो इसके साथ में कुछ भी नहीं बनने वाला है। फिर 5 के साथ में देखो, 5 से 4 बच्चे एक ई और डी बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा ई और डी। देखो अंतर एक भी नहीं, एक अंतर है तो बीच में लेटर कोई नहीं होगा। एक अंतर है तो बीच में लेटर कोई नहीं होगा। एक कम लेटर होता है, जितना अंतर होता है उससे एक नंबर कम लेटर होता है। देखो 5 के साथ 9 बनाएंगे तो बच्चे 4, बीच में 3 होने चाहिए, नहीं। 5 के साथ 20 15, वो भी नहीं। 5 के साथ 1, ये भी नहीं। 5 के साथ 20 बनाएंगे, वो भी नहीं बनेगा। 5 के साथ 9 बनाएंगे बच्चे, तो 5 के साथ 9 कितना होगा 4, वो भी नहीं बनेगा। 5 के साथ 15, 5 के साथ 14 नहीं बनेगा। अब 4 से देखेंगे, 4 के साथ 9 नहीं बनने वाला। 4 के साथ 20 नहीं बनने वाला। 4 के साथ आई नहीं बनने वाला। 4 के साथ 20 नहीं बनेगा। 4 के साथ 9। अब 4 के साथ 9 अगर देखोगे तो 4 के साथ 9 में कितना अंतर है बच्चे 5 का, यानी कि बीच में 4 लेटर होंगे। इसका मतलब है एक तो यहाँ पे बन जाएगा और ये बच्चे बनेगा। देखो बीच में 4 लेटर है तो एक क्या हो जाएगा आपका डी और आई। फिर 4 के साथ 15 और 14 का भी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद में देखो 9 के साथ में देखेंगे 20 और 9 के साथ में बच्चे क्या इसका बनेगा, एक का नहीं, 20 का नहीं, 9 का नहीं, 9 का 6। 6 के बीच में कितना है 15, 20, तो 6 का अंतर है, 5 लेटर होने चाहिए लेकिन कितने हैं 4, तो ये भी नहीं बनेगा। 9 के साथ में अगर हम देखेंगे बच्चे 14, तो 5 का अंतर है, 4 लेटर होने चाहिए, तो 9 के साथ में इसका भी नहीं बनने वाला है। 9 के साथ में इसका भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, आगे देखिए 20 के साथ में देखेंगे बच्चे। अब 20 के साथ में अगर देख रहे हो तो 20 से 15 देखो तो कितना 5 का अंतर, बीच में 4 होने चाहिए, वो भी नहीं बनेगा। और 20 के साथ में अगर हम देखेंगे बच्चे, 20 के साथ में अगर हम देखेंगे आपका 14 और 15, ये नहीं बनेगा। एक तो आपका लेटर ये बन रहा है ओ और एन, ये कौन सा बन रहा है बच्चे ओ और एन। ठीक है, इसके बाद में अगर बच्चे हम 9 से निकालेंगे, देखो 4 से 13 होता है, नहीं बनेगा। 9 से अगर हम देखेंगे तो 9 से 13 पर जाएंगे तो 4 का अंतर इधर नहीं बनेगा। अच्छा 9 से 15 पर जाओ तो 6 होता है, बीच में कितने हैं 4 लेटर। 9 से 13 पर जाओ 4, बीच में कितने हैं 3, तो ये भी नहीं बनने वाला। एक के साथ में अगर हम बनाएंगे बच्चे, देखो एक के साथ में बनाएंगे तो एक के साथ में ये क्या है 4, बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, अंतर कितना है। एक के साथ में बनाओगे तो एक के साथ में देखो 4 का बन जाएगा, क्योंकि अंतर 3 होगा, लेटर कितने हैं 2, तो ए और डी क्या बन जाएगा डी और ए। फिर एक के साथ में अगर हम इसका बनाएंगे बच्चे, एक के साथ में 5 का बनाएंगे तो एक के साथ में देखो 5 4, यानी कि ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ई और ए, तो टोटल कितने बनेंगे, ये 5 बनेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 14 अप्रैल 2001 को किन तारीखों को बुधवार आएगा। 14 अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार आएगा। तो देखो अभी कभी भी अगर किसी भी महीने की आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस किस तारीख को बुधवार होगा, किस किस तारीख को सोमवार होगा, किस किस तारीख को गुरुवार होगा, अगर कैलेंडर में आपसे ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए बच्चे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 का दिन निकाल लेना है। किसका निकाल लेना है, 1 अप्रैल सन 2001 का दिन निकाल लेना है। और 1 अप्रैल सन 2001 का अगर हम दिन निकालेंगे तो बच्चे देखो 1 अप्रैल सन 2001 का दिन क्या होगा। अब अगर मैं आपको निकालूंगा इसका दिन, तो देखो यहाँ पर 2000 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस अब 2001 में हमने केवल 3 महीने कंप्लीट करे हैं और 1 अप्रैल लिया है। इसका मतलब यहाँ पर जनवरी आएगा बच्चे, फिर फरवरी आएगा और फिर आपका मार्च आएगा और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 1 अप्रैल आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा 1 अप्रैल आ जाएगा। अब 2000 में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे, 2000 में विषम दिन कितने होते हैं 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है, 400 में 0 होते हैं, तो 2000 में भी कितने होंगे 0। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं 3। फरवरी यहाँ पर किसकी होगी बच्चे नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर की फरवरी में विषम दिन कितने होते हैं 0।
मार्च में कितने आ जाएंगे 3 और 1 क्या हो जाएगा अप्रैल। अब 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। अगर ये काट देंगे तो यहां पर विषम दिन कितने बचेंगे बच्चे, विषम दिन 0। और विषम दिन 0 अगर इस कंडीशन में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 अप्रैल सन 2001 को कौन सा दिन आएगा, तो जिस तारीख पर आप निकाल रहे हो तो वो कौन सा दिन होगा बच्चे, रविवार। यानी कि 1 तारीख को रविवार होगा। और अगर 1 तारीख को रविवार है तो 2 को क्या होगा मंगलवार, और 3 मतलब 1 को रविवार है तो 2 को क्या होगा सोमवार, 3 को क्या होगा मंगलवार, और 4 को क्या होगा बुधवार। इसका मतलब है पहला बुधवार 4 को पड़ेगा, फिर 4 और 7 11, दूसरा 11 को पड़ेगा, 11 7 18 को पड़ेगा, फिर 25 को पड़ेगा। तो ऐसे करके बच्चे 4 11 18 और 25 को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जहां भी आपको दिखेगा तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का प्रश्न है। 11 से 13, 13 से 29, 29 से 91 और 91 से 369 हो रहा है, तो अगला टर्म्स क्या होगा बच्चे। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जब सीरीज तेजी से भागे इसका मतलब है उसमें मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हो रहा है। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि 11 से क्या हो रहा है बच्चे 13 हो रहा है, 13 से कितना हो रहा है 29, 29 से कितना हो रहा है प्यारे बच्चे 91, 91 से क्या हो रहा है 369। तो जरा आप देखना 11 से 13 हो रहा है, इसका मतलब है बच्चे कि यहां पर मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 11 ही रहेगा। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करूं 2 जोड़ दूं तो 11 एकम 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13। इस 13 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करूं 13 दूनी 26 और प्लस 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा बच्चे 29। इस 29 में अगर बच्चे हम 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 29 तिया कितना होगा, 29 तिया कितना होगा बच्चे, 29 तिया जो है वो कितना होगा 87, और प्लस उसमें 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बच्चे 91। यानी 1 से गुणा 2 जोड़ा, 2 से गुणा 3 जोड़ा, 3 से गुणा 4 जोड़ा, यानी कि अल्टरनेट बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चे अगर हम 4 से गुणा करें प्लस 5 जोड़ दें तब क्या आ जाएगा 369। और अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 6 से गुणा करनी पड़ेगी और 7 जोड़ना। जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 नेम कितना होगा 54, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 4, और उस 4 में अगर 7 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 1, और 1 इकाई अंक ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। अगला देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे यहां पर आपको एक कथन दे रखा है, यानी कि एक कथन यहां पर दे रखा है और साथ में बच्चे 2 धारणाएं दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे कथन दे रखा है और साथ में आपको 2 क्या दे रखी हैं, धारणाएं दे रखी हैं। बताना है कि आपको कौन सी धारणा जो है वो इस कथन में क्या है बच्चे निहित है, कौन सी धारणा जो है वो इस कथन में निहित है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं। देखिए कथन में क्या लिखा है, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाती हैं। यानी कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ने से किताबें जो हैं वो आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाती हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। धारणा इसके पीछे क्या हो सकती है, कह रहा है कि किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अच्छा पहला जो धारणा है उसमें कहीं नैतिकता की बात की गई है। स्टेटमेंट कह रहा है कि किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाती है, लेकिन यह कह रहा है कि किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। ज्ञान की तो प्राप्ति हो रही है किताबें पढ़ने से, क्या इसकी धारणा यह है कि मतलब हमें नैतिकता शब्द का कहीं यूज किया गया या फिर नैतिक रूप की कहीं बात की गई, कहीं भी पहले धारणा में बात नहीं की गई है। दूसरा है कि सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, सभी सफल लोग किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन वो नैतिक रूप से अच्छे इंसान बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इन दोनों धारणाओं में अगर मैं बात करूंगा तो कहीं भी बच्चे नैतिकता की बात नहीं की जा रही है। इन दोनों धारणाओं में बच्चे कहीं भी नैतिकता की बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि ना तो धारणा फर्स्ट निहित है और ना ही धारणा सेकंड निहित। इन दोनों में से कोई भी धारणा जो है वो निहित नहीं है बच्चे। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको वर्ग बताने हैं बच्चे। दी गई आकृति में जो है वो कितने वर्ग हैं। तो आपको बताना है कि जो आकृति आपके सामने दे रखी है कि इसमें जो है वो कितने वर्ग हैं।
तो देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे बच्चे, कभी भी ध्यान रखना एक छोटे वर्ग के अंदर अगर हम लोग इस तरीके से दो लाइनें डाल देते हैं तो इसमें जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चे? 5। देखो एक तो वर्ग ये हो जाता है आपका, एक ये हो जाता है, ऐसे ही आपके दो वर्ग ये हो जाते हैं और एक जो है वो सबसे बड़ा वाला हो जाता है। तो ओवरऑल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज देखेंगे। देखो बच्चे एक तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी ये अंडरलाइन पड़ी है। उसी प्रकार से दूसरा वाला जो है बच्चे ये बन जाता है, ठीक है, और उसी प्रकार से बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देखो तीसरा वाला ये बन जाता है। तो ये तीन छोटे वर्ग बन गए और इसके बाद में एक जो है वो बच्चे कौन सा हो जाता है? चौथा। तो इसमें टोटल कितने हैं? 4 छोटे वर्ग हैं। ये 4 है, इसका मतलब 4 इंटू 5 बराबर कितना होगा? 20। लेकिन आप देखोगे कि जब दो आप कंबाइंड करते हो तो ये वाला कॉमन मिला है इन दोनों को कंबाइंड करने पर, और इन दोनों को कंबाइंड करने पर ये वाला कॉमन मिला है, और इन दोनों को कंबाइंड करने पर ये वाला कॉमन। तो 3 कॉमन है, इसका मतलब है 20 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 17। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 17 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखो, अक्षरों के उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो श्रृंखला जो है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो बच्चे देखो श्रृंखला देखेंगे, पी डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू बी डब्ल्यू बी यू यू और डब्ल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहला काम इस सवाल में क्या करते हैं? इस सवाल में सबसे पहला काम होता है कि आप इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को गिन लीजिएगा। तो देखो कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 नंबर ऑफ लेटर्स हैं बच्चे तो 15 नंबर ऑफ लेटर्स में या तो 3 3 का पेयर बन सकता है या 5 5 का पेयर बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखो 3 3 का पेयर बना रहे हैं तो क्या कुछ हमें कॉमन देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखो इसका पहला लेटर डब्ल्यू है और इसका यू है, इसका यू है, इसका बी है, और अगर बच्चे में बात करूं इसका डब्ल्यू है, तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, इसका पहला लेटर यू कर दूं और इसका पहला लेटर डब्ल्यू कर दूं, तो देखो ये दोनों एक दूसरे में दिखने में सेम लग रहे हैं, और इसको अल्टरनेट जब लेके जाएंगे तो इसको भी बी बना देंगे। इसका मतलब है कि यू बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो डब्ल्यू बी यू और डब्ल्यू बी यू, ये हमें देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आपका कुछ क्रम बनेगा। और कौन कौन से देखो आ रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से लेटर आ रहे हैं अगर हम क्रम में देखेंगे बच्चे, तो एक तो यू आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है और फिर बी आ रहा है। और ये आपको किस में देखने को मिल रहा है? यू बी डब्ल्यू और बी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जल प्रतिबिंब का चयन कीजिएगा। आपको जल प्रतिबिंब का मतलब चयन करना है। ब्राउजर आपके सामने दे रखा है और इस ब्राउजर के नीचे जो है वो बच्चे क्या लगा हुआ है? आपका एक दर्पण लगा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब। और हमेशा ध्यान रखना कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, बॉटम जो है वो टॉप में चेंज हो जाता है और टॉप जो है वो बॉटम में चेंज हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है। कभी भी राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होते हैं। आप देखो सी वाले ऑप्शन में अगर मैं इस लेटर को देखूंगा तो इन्होंने इसका राइट और लेफ्ट चेंज कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, और जल प्रतिबिंब में कभी भी राइट लेफ्ट चेंज नहीं होते। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत होगा। यहां भी देखो इन्होंने आर को क्या करा है? राइट और लेफ्ट घुमाया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें भी देखो बच्चे इन्होंने क्या करा है? आर को राइट और लेफ्ट घुमाया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 4:45 घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितना कोण होता है? तो बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे एक बात करूं घड़ी की सुइयों के बीच में कोण, जैसे कि ये घड़ी मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई है बच्चे 12 और ये 6 3 और ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपका आ रहा है 7। मैंने माना कि घड़ी में बच्चे अभी एग्जैक्ट टाइम पर अगर मैं मान लेता हूं कि 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? यहाँ पर, और ये कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी।
तो 7:30 बज रहे हैं, इसका मतलब 30 का ये हो जाएगा और बच्चे 15 ये, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा 45। तो अगर एक कोण 45 है तो दूसरा कोण बच्चे कैसे निकालते हैं, 360 माइनस 45, तो एक कोण कितना आता है 315। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक समय पर कभी भी घड़ियों के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं। एक समय पर घड़ी की सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक कोण निकाल लेते हैं, दूसरे को 360 में से माइनस करके निकाल देते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर बच्चे ये 4:45 हो रहा है तो करना कुछ नहीं होता है। जब भी आपको कोई भी टाइम दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चे, 11:60। 11:60 सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसके नीचे जो समय दे रखा है उस समय को लिखेंगे और इनकी आपस में क्या करा देंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इनकी आपस में क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 11 अपना 55, 5 11 चौक 44 और 5 49। तो सबसे पहले आपको जो भी समय दे रखा है ऊपर आपको 11:60 लिखना है, नीचे आपको दिया हुआ समय लिखना है, फिर इन दोनों की क्या कर देनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है। अब ये जो आपके सामने आया ना, इसका अंतर करना है। तो देखो अगर मैं इसका डबल करूंगा तो 480 आएगा, यानी कि 240 का अंतर तो है ही है, और प्लस 15 और ज्यादा है। इसका मतलब ये डिफरेंस कितना है, 295 का, सॉरी 255 का। कितने का है, 255 का। ये जो मान आता है इसको किससे भाग कर देते हैं, 2 से, और 2 से भाग करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते, यानी कि 127 सही 1/2 डिग्री, या फिर कह सकते हैं बच्चे 127.5 डिग्री। ये तो हमारा एक कोण हो जाता है। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो यही आंसर हो जाता है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हम 360 में से माइनस करके दूसरा कोण भी इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे, इस 21 क्वेश्चन नंबर को आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसमें प्रश्न आकृति जो है वो नहीं दे रखी है। इसमें जो है बच्चे क्या नहीं है, प्रश्न आकृति जो है वो नहीं दे रखी है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अभी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी प्रश्न आकृति नहीं दे रखी है। प्रश्न आकृति के आधार पर ही हमको क्या करना था, यहाँ पर आंसर देना था। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा जब अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। जब इसे अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूं तो देखो यहाँ पर पीई इसमें भी है, पीई इसमें भी है, पीई इसमें भी और पीई इसमें भी है, तो सभी में पीई आ रहा है। तीसरा लेटर यहाँ पे एन है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो बाद में आएंगे, पहले कौन से आएंगे, ये दोनों। अब यहाँ पर 3 लेटर तक अगर ये समान है तो चौथा लेटर देखेंगे, और चौथा लेटर ये एस है और ये कौन सा है बच्चे, सी है। इसका मतलब है एस पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में या सी, तो आप कहेंगे सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो सबसे पहले बी वाला आएगा, फिर उसके बाद ए वाला आएगा, फिर उसके बाद इन दोनों में देखो एन और ओ में से पहले कौन सा आएगा, एन, फिर उसके बाद सी वाला आएगा और फिर उसके बाद डी वाला आएगा। बट हमें तो ये बताना है कौन सा पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, नीचे दिए गए सही चित्र का चयन कीजिएगा। यहां पर बच्चे ये देखो आपके सामने प्रश्न आकृति दे रखी है, ये क्या दे रखी है आपके सामने बच्चे, प्रश्न आकृति दे रखी है। ठीक है, और आपके सामने यहां पर ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा, इसमें से आपको चुनना है हमारा कौन सा आंसर बनेगा। तो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, ये अभी इस एक्सिस पर है, ठीक है, ये अभी जो है वो क्या है बच्चे, इस एक्सिस पर है, और अब ये इस एक्सिस पर आ गया। इसका मतलब है कि इसको जो है बच्चे कितना घुमाया गया है, 90 डिग्री रोटेट करा दिया गया है। 90 डिग्री जो है वो क्या करा दिया गया है बच्चे, रोटेट करा दिया गया है। 90 डिग्री जो है वो आपका क्या किया गया है बच्चे, ये रोटेट किया गया है। उसी तरीके से मतलब जो खाली थे आपके वो भर दिए गए हैं, और जो भरे हुए थे वो खाली हो गए। मतलब जिसमें देखो ये दोनों खाली थे तो अब इन दोनों में लाइनें बना दी गई, और ये दोनों वैसे थे उनको कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, देखो ये जो स्क्रॉल है ना आपके, अब आप इनमें बना देंगे, मतलब इस साइड में और यहाँ पर।
तो देखो ये वाला तो आंसर नहीं बनेगा, ना ही ये वाला आंसर बनेगा, और ना ही बच्चे कौन सा बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है बस, वो ये कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी टिक करके चले आएंगे, लेकिन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो ये है ना, ऑप्शन तो ये है, ये तो बस केवल प्रश्न आकृति में आपको दे रखे थे। तो सी वाला जो है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बस ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि कहीं ऑप्शन के अंदर ऑप्शन तो नहीं छुपे हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखिएगा। अब ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये है आंकड़े अपर्याप्तता, डाटा सफिशियंसी की बात करेंगे। इस प्रश्न में क्या होता है, आपको एक प्रश्न दिया जाता है और फिर उसके बाद 3 कथन या 2 कथन दिए जाते हैं। आपको बताना होता है जो प्रश्न हमें दे रखा है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कितने कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कितने कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई में सबसे छोटा कौन सा है, में सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो पहला वाला कथन क्या कह रहा है, पहला वाला कथन कह रहा है कि ए जो है वो ई से लंबा है, ए जो है वो किससे लंबा है, ई से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से क्या है, छोटा है। तो पहला वाला कथन कह रहा है कि जो ए है ना वो ई से तो लंबा है लेकिन डी से क्या है, छोटा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि भैया बी जो है वो सी से तो छोटा है, बी जो है वो किससे छोटा है, बी जो है वो किससे छोटा है, बी जो है वो सी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, लेकिन ई से क्या है, लंबा है। तो अब बताओ कि इनमें सबसे छोटा कौन है। अब जरा हम तीसरा वाला लेने से पहले एक बार यहां पर ये देख लें। देखो जो ई है ना बच्चे, ई वो आपका बी से भी छोटा है, ए से भी छोटा है, डी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है। तो इन सभी से जो है वो छोटा कौन सा है, ई। इसका मतलब है कि इन दोनों का यूज अगर हम करेंगे तभी हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों का यूज करके ही बच्चे क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रश्न का जो है वो क्या कर सकते हैं, आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि तीसरा वाला, क्या तीसरा वाला हमें कुछ रिजल्ट दे सकता है, तो देखो पहला और दूसरा पर्याप्त है, ये कह रहा है कि अपर्याप्त है तो इसको तो हटा दीजिएगा। अब ये कह रहा है पहला और तीसरा पर्याप्त है। अच्छा तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, और ए जो है वो क्या है, बी से लंबा है। अब ए और बी से लंबा है, अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं इन दोनों को लूं, तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से कहीं भी ई के बारे में इसने चर्चा की है। भाई यहां से तो ये क्लियर हो गया कि इन दोनों से छोटा ई है, लेकिन बी से छोटा है या बी से बड़ा है ये तो क्लियर नहीं होगा ना ई के बारे में। इसका मतलब है तीसरे वाले का जो है वो हमें यूज करना नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब तीसरा वाला हमारा उत्तर नहीं दे सकता है। तो उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा ही हमारा क्या है, पर्याप्त है। पहला और दूसरा ही हमारा क्या है बच्चे, पर्याप्त है। अगला देखिएगा, यहां पर बच्चे आपको लुप्त संख्याएं जो है वो बतानी है। लुप्त संख्या बतानी है कि 2 3 4 से 29 हो रहा है, 5 6 7 से 110 हो रहा है, तो 8 9 10 से क्या हो रहा हो। तो देखो बच्चे कुछ नहीं करना है, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इन सभी को आप जोड़ देंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 16 बराबर कितना आएगा बच्चे, 29। उसी तरीके से 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर देखेंगे बच्चे, तो 25 प्लस कितना हो जाएगा, 36, और प्लस कितना है 49, तो बराबर कितना आएगा बच्चे, 110। अब 8 का वर्ग करेंगे बच्चे, प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो बराबर कितना होगा, 64, प्लस में 81, प्लस में कितना है 100। तो बच्चे 64 और 100 कितना हो जाएगा, 164, एक जोड़ेंगे 165, और 165 में अगर हम जोड़ देंगे बच्चे 80, तो कितना आ जाएगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आ जाएगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे ये पहली है आपकी पजल से प्रश्न है आपका। कह रहा है कि एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स एक इमारत पर 6 मंजिल अलग अलग रहते हैं, यानी कि एक इमारत है जिसमें 6 मंजिलें बनी हुई है, जहां पर एस टी यू बी डब्ल्यू और एक्स रहते हैं।
सबसे निचली मंजिल को एक मंजिल कहा जाता है, उससे ऊपर वाली को दो कहा जाता है, और ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते जो है वो ऊपर तक कितनी मंजिल है, टोटल 6 मंजिल है। तब आपको बताना है कि तल संख्या 5 पर कौन रहता है, तल संख्या 5 पर कौन रहता है, यानी कि 5वीं मंजिल पर कौन रहता है। तो देखो बच्चे, ये 6 मंजिलें हैं, हम कुछ प्रकार इस प्रकार से जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये पहली मंजिल हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। अब देखो, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, कह रहा है, देखो क्या सबसे पहली कंडीशन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे निचली मंजिल पर रहता है, सबसे निचली मंजिल पर रहता है। यहां पर बच्चे देखो एक चीज गायब है, इसको लिख लो कि बी जो है वो सबसे निचली मंजिल पर रहता है, बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, तो बी को हमने सबसे नीचे वाली मंजिल पर बैठा दिया। फिर कहा है कि एक्स और यू प्रत्येक एक सम मंजिल पर रहते हैं, एक्स और यू सम मंजिल पर रहते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्स और यू है, एक्स और यू है, वो या तो बच्चे 2 पर होगा, 4 और 6, इनमें से ही किन्हीं 3 मंजिलों पर कौन होंगे आपके, एक्स और यू। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि टी जो है वो यू और डब्लू के ठीक बीच में रहता है, और आगे कह रहा है कि डब्लू उस तल संख्या 2 पर रहता है, डब्लू जो है वो कहाँ रहता है, तल संख्या 2 पर। तो डब्लू जो है वो किस पर आ गया आपका, तल संख्या 2 पर आ गया। तो अब डब्लू तल संख्या 2 पर आ गया है, तो उसने ऊपर वाली कंडीशन पढ़ो, क्या कह रहा है, टी यू और डब्लू के ठीक बीच में रहता है। तो डब्लू और यू के ठीक बीच में कौन रहता है, टी रहता है। तो डब्लू और देखो यू जो है वो सम मंजिल पर आ रहा है, इसका मतलब 2, 4, 6 में से किसी एक पर आ रहा है, तो यू किस पे आ गया, 4 पे आ गया। बचा कौन, एक्स, एक्स सम मंजिल पर रहता है, इसका मतलब एक्स 6 बची है तो उस पर आ जाएगा। और 5वीं मंजिल पर बच्चे एक ही बचा है, कौन बचा है, एस, तो एस जो है वो 5वीं मंजिल पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस रहता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 27। 7 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ जी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठी हों। सी डी के दाएं है, डी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ए एक सिरे पर है और ई का पड़ोसी है, ई और सी के बीच में केवल बी बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं, यह बताना है आपको। कौन सी लड़कियां जो हैं वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। तो देखो 7 लड़कियों की पंक्ति है बच्चे, और सभी की सभी जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जो है वो क्या करके बैठी हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। सारी की सारी कहाँ बैठी हैं बच्चे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं। अब देखो कह रहा है, अब देखो अगर ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो इनका जो राइट होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, ये वाला, और इनका जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करता है, तो उसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट समान होता है, उसका राइट हमारा राइट समान होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करता है, तो हमारा राइट जो है वो उसका लेफ्ट हो जाता है, और हमारा लेफ्ट उसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अब देखो कह रहा है कि डी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन आ गया, डी आ गया। कह रहा है कि सी जो है ना वो डी के ठीक दाएं बैठा है, सी डी के ठीक दाएं बैठा है, तो दायां किधर है, इधर, तो सी जो है वो डी के ठीक दाएं आ जाएगा। फिर क्या बोला है, ए जो है वो एक सिरे पर है और ई का पड़ोसी है, ए जो है वो एक सिरे पर है और ई का पड़ोसी है। अब अगर हम ए को यहां बैठाल दें तो ई यहां बैठेगा, और अगर ए को यहां बैठाल दें तो ई यहां बैठेगा, है ना। लेकिन उसने कहा है ई और सी के बीच केवल बी बैठा है। अब अगर तुमने यहां ई बैठाला, तो क्या ई और सी के बीच में बी को बैठाल सकते हो, नहीं बैठाल पाओगे। इसका मतलब है कि यहां पर ये कंडीशन नहीं बनेगी, कंडीशन ये वाली बनेगी, ए और ई। तो अब किसको बैठालना है, सी और ई के बीच केवल बी बैठा है, तो सी और ई के बीच कौन हो जाएगा, बी। तो बचा कौन है आपका, अब बचा है एफ और जी। तो बच्चे या तो एफ यहां बैठेगा या जी यहां बैठेगा, या तो जी यहां बैठेगा और एफ यहां बैठेगा। इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है और किसी भी कंडीशन के माध्यम से स्पष्ट की भी नहीं जा सकती। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। देखो सी और बी बगल में बैठी हैं, बिल्कुल भैया एक दूसरे के पास बैठी हैं। डी और ई एक दूसरे के पास बैठी हैं, डी और ई एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, बहुत दूर बैठी हैं।
ई और ए एक दूसरे के पास बैठी हैं, ये भी पास में बैठी हैं। एफ और जी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास बैठी हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, यानी कि आपको दिए हुए कथनों से क्या निकालना है बच्चे? निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है कि सभी अध्ययनशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। मतलब जितने भी अध्ययनशील विद्यार्थी हैं, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। फिर कह रहा है कि सभी अध्ययनशील अच्छी नींद लेते हैं। जितने भी अध्ययनशील हैं वो सभी के सभी क्या लेते हैं? अच्छी नींद भी लेते हैं। फिर आपसे देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है? जो अच्छी नींद लेते हैं वो सभी अध्ययनशील विद्यार्थी होते हैं। देखो हमको ये तो पता है कि सभी अध्ययनशील उत्तीर्ण होते हैं और सभी अध्ययनशील अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जो अच्छी नींद लेते हैं वो अध्ययनशील हैं। ये बात गलत है। अगर वो कहे कि जितने भी अध्ययनशील हैं वो तो सभी अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी नींद लेते हैं जितने लोग वो सभी अध्ययनशील हैं, ये बात गलत है। जितने अध्ययनशील हैं वो सभी अच्छी नींद तो लेते हैं, लेकिन जो अच्छी नींद लेते हैं वो सभी अध्ययनशील हैं, ये बात सही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बात फॉलो नहीं हो रही है। परीक्षा में पास होने के लिए अच्छी नींद पर सभी को अच्छी नींद आती है। परीक्षा में पास होने वाले सभी को अच्छी नींद आती है। जो अध्ययनशील हैं वो परीक्षा में पास होते हैं, सभी को अच्छी नींद आती है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि जो परीक्षा में पास होते हैं उन सभी को अच्छी नींद आती है। जिनको अच्छी नींद आती है वो अध्ययनशील हैं और वो पास होते हैं, लेकिन जो पास होते हैं वो सभी अच्छी नींद लेते हैं, ये भी बात सही नहीं है। इसका मतलब ये गलत होगा। तो कह रहा है कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 28 के बाद में बच्चे 29 देखो। 29वें क्वेश्चन में क्या है? यहां पर बच्चे आपको जो है वो पहले एक घटना दे रखी है, घटना ए और घटना बी। घटना ए और घटना बी आपको दे रखी है। उसके बाद में बताया गया है कि कौन सा घटना का कारण है, कौन सा घटना का प्रभाव है। ये सारी चीजें आपको नीचे वाले ऑप्शन में बतानी है। तो घटना ए देखो क्या है। अगर घटना ए की बात करते हैं, कह रहा है कि मेघना को आज इनाम और मेडल मिलने वाले हैं। मेघना को आज इनाम और मेडल मिलने वाले हैं। ठीक है। मेघना ने आज दौड़ प्रतियोगिता जीती है। मेघना ने आज दौड़ प्रतियोगिता जीती है। तो भैया कह रहा है कि घटना ए प्रमुख और तत्काल कारण है और बी इसका प्रभाव है। क्या बी पहले वाले का प्रभाव है? क्या किसी को मेडल मिलने वाले हैं उसका प्रभाव है दौड़ जीती है? नहीं, पहले उसने दौड़ जीती है ये कारण है, और उसका प्रभाव है कि उसको मेडल मिलेंगे। उसने दौड़ जीती है ये कारण है और उसको मेडल मिलेंगे, ये उसका क्या है? प्रभाव है। तो घटना बी जो है वो प्रमुख तत्काल कारण है और ए क्या है? इसका प्रभाव है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिएगा बच्चे। कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाता है, तो बताओ हमें फल कहाँ मिलते हैं? तो प्यारे बच्चे हमको लोगों को फल कहाँ मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर वृक्ष पे मिलते हैं। और वृक्ष को हमने क्या कहा है? और वृक्ष को हमने बच्चे आकाश कहा है। तो हमको फल जो है वो कहाँ मिलेंगे भैया? तो हमको फल मिलेंगे आकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि वृक्ष को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। ठीक है। चलिए, तो ये बच्चे थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 1 में थे बच्चे। और अब रेगुलर बेसिस पर आपके 20 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। तो 1 से सवा घंटे की क्लास होती है। डेली बेसिस पर आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और अभी इसके बाद बच्चे जो है वो आपकी जीएस की 4 बजे क्लास है, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर करते हैं। उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।